दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का आखिरी लेक्चर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। वैसे एक आध दो लेक्चर और अगर आपको जरूरत होगी तो मैं लास्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट अभी नहीं, ठीक है। अभी के लिए सफिशिएंट है। और अगली क्लास आपकी पॉलिटी की स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम लोग संविधान के बारे में बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा 12वां लेक्चर आपका मॉडर्न हिस्ट्री का दिया जा रहा है। और इसमें जो हमारा मेन टॉपिक है हम लोग कवर जो करने वाले हैं ये है प्रमुख आंदोलन के बारे में। इसके अलावा कुछ प्रमुख किसान विद्रोह हुए थे, उन किसान विद्रोहों के बारे में, कुछ धार्मिक सामाजिक संस्थाएं बनी थी, उन संस्थाओं के बारे में आज हम देखने वाले हैं। अक्सर करके परीक्षा में यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मुझे लगा इसका एक स्पेशल वीडियो आपको प्रोवाइड कर देना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री के सेगमेंट में बात किया जाए तो आखिरी टाइम जब आपका परीक्षा निकट आ जाएगा तो मैं आपके लिए पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का एक स्पेशल वीडियो भी लेकर आऊंगा, ताकि आपकी तैयारी क्या हो जाए और ढंग से और अच्छे से हो जाए, ठीक है। ठीक है, एक मिनट, सही, ठीक है। तो उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज के टॉपिक को हम लोग कंप्लीट किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको प्रमुख आंदोलन के बारे में। अक्सर परीक्षा में जब कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो दो तीन बातें पूछी जाती हैं। कभी कभी क्या होता है, विद्रोह का नाम दे देता है, आपसे केवल सन पूछता है। तो यहां पर स्पेशली आपसे निवेदन है, एक एक विद्रोह के सन को आप किसी भी तरह से रट लीजिए, याद कर लीजिए, आपके लिए अति आवश्यक है। क्योंकि जब कभी सन नहीं पूछता है तो आपके सामने 4 ऑप्शन भी दे देता है और आपसे कालक्रम पूछ लेता है कि कौन किस काल में घटित हुआ था, तो भी आपको वहां पर मैच कराना पड़ता है। या 4 अलग अलग जो है विद्रोह या आंदोलन का नाम लिख देता है और उसको आपको सेट करने के लिए दे दिया जाता है। तो ऐसे में सन बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लस कौन सा विद्रोह किस व्यक्ति के नेतृत्व में शुरू किया गया वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर जो पहला विद्रोह है दोस्तों वो है सन्यासी विद्रोह, ठीक है। सन्यासी विद्रोह, ये विद्रोह हुआ था सन 1770 से लेकर 1800 के बीच में। एक बात और बता दूं, अगर आप सोचोगे कि कैसे इसको याद किया जाए तो बड़ा टिपिकल है, लेकिन मैं आपको कुछ कहानियां सुनाने जा रहा हूं, ठीक है। सन्यासी विद्रोह, अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर स्टार्ट हो रहा है सन्यासी विद्रोह। और यह वही समय है जिस समय अंग्रेजों को यह ज्ञात हो गया था कि अब भारत में शासन किया जाना चाहिए। क्यों ज्ञात हो गया था? क्योंकि दोस्तों आपको याद आ रहा होगा 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 में बक्सर की लड़ाई, और उसके बाद अंग्रेजों ने यहां पर क्या हुआ, अपनी सत्ता स्थापित करने के संबंध में सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट किया 1773 में। अगर इस 1770 को आधार माना जाए और सन 1800 तक बात किया जाए तो यहां तक में अंग्रेजों को ज्ञात हो चुका था कि हम अपनी सत्ता भारत में स्थापित कर सकते हैं। तो याद रखेगा जिस समय अंग्रेजों की मनसा बदल रही थी कि अब हमारा उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना नहीं, हमारा उद्देश्य भारत पर शासन करना भी है, उसी समय शुरू हुआ था सन्यासी विद्रोह। अगर आप हमारी इस बात को याद रखेंगे तो शायद परीक्षा के टाइम में भी आपको याद आ जाएगा कि सन्यासी विद्रोह का समय लगभग क्या रहा होगा, ठीक है। तो वही रेगुलेटिंग एक्ट के से लेकर के पूरा समय चल रहा था, यानी 1770 आपको याद करने में थोड़ा सा आसानी मिल जाएगी। 1770 से लेके सन 1800 तक में सन्यासी विद्रोह चला था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिए मंजार शाह ने, ठीक है, मूसा शाह और देवी चौधरानी ने स्टार्ट किया था। प्रमुख क्षेत्र इसका बंगाल और बिहार था। यह वही क्षेत्र था जहां अंग्रेज अब क्या करने वाले थे, अपनी सत्ता स्थापित करने वाले थे। और कारण क्या था? कारण याद रखिए, कर तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर लगे प्रतिबंधों से क्षुब्ध होकर के सन्यासियों ने, इसीलिए इस विद्रोह को सन्यासी विद्रोह कहा गया, क्योंकि इस विद्रोह को सन्यासियों ने जनता के साथ मिलकर के अंजाम दिया था। लेकिन सन्यासियों ने जनता से मिलकर कोटी तथा कोसों पर आक्रमण किया और एक लंबे अरसे के बाद वारेन हेस्टिंग ने जाकर के इस विद्रोह को दबाया, ठीक है। और इसकी चर्चा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम सुना होगा, ठीक है, जिन्होंने राष्ट्रगीत दिया है वंदे मातरम, ठीक है, उसको याद रखेगा दोस्तों। उनका एक उपन्यास है आनंद मठ, ठीक है, उसमें इसका वर्णन किया गया। अच्छा, लोग अक्सर भूल भी जाते हैं कि सन्यासी विद्रोह का जो वर्णन है वो कहां पर किया गया, ठीक है। तो कैसे आप याद रखेंगे दोस्तों? सन्यासी होता कौन है? जिसको कोई भी मोह लोभ की चिंता नहीं रहती, कोई लोभ मोह नहीं रहता, ठीक है। वो एकदम विरक्त जीवन जीता है, वो अपने ही आनंद में क्या होता है, अपना लीन रहता है। तो याद रखिए सन्यासी विद्रोह की चर्चा कहां पर है? आनंद मठ में किया गया, ठीक है। उसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया कि नहीं? आ गया होगा। चलो अगला देखते हैं। दूसरा है पालीगार विद्रोह। दोस्तों भी हाल फिलहाल में एक मूवी आया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बहुत साउथ इंडिया की बहुत बेहतरीन मूवी थी, नरसिम्हा रेड्डी, ठीक है, आपने नाम सुना होगा, नरसिम्हा रेड्डी करके एक मूवी आया था, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों
उस मूवी में आपने देखा होगा दक्षिण भारत में कुछ पालीगार हुआ करते थे, याद है कि नहीं, 10-12 पालीगारों का नाम आया था वहां पर, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पालीगार होते थे ये क्या करते थे उस जमाने में, दक्षिण भारत में फेमस थे। तो तमिलनाडु याद रखेगा, ठीक है। यहां पर एक नाम वेलुथम्पी याद रखेगा, वैसे नाम बहुत बड़ा है, आपके लिए बड़ा टिपिकल हो जाएगा। वेलुथम्पी मैंने भी याद किया, वेलुथम्पी आप भी याद रखिए। वेलुथम्पी पालीगार विद्रोह से संबंधित है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और यहां पर क्या था दोस्तों कि हथियार बंद दस्ते जो है ये पालीगार के द्वारा, जमींदारों के द्वारा रखे जाते थे। हथियार बंद दस्ते का मतलब क्या होता है, अपना खुद का बॉडीगार्ड, ठीक है, ऐसे समझ लो, अपना खुद का बॉडीगार्ड जो अस्त्र शस्त्र धारण किए होता है, वो इस तरह से हथियार बंद दस्ते रखते थे, कौन, जमींदार, ठीक है। तो याद रखेगा ये पालीगार विद्रोह, इसको ध्यान दीजिएगा। कब से संबंधित है, तो 1799 में ये आया था, ठीक है, इसको याद रखेगा। 1799 वही साल है जिस साल चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इसी लड़ाई में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, याद है कुछ आपको। देखिए घटनाओं को कोरिलेट करके पढ़ना सीखिए, तब तो आप चीजों को याद रख पाएंगे लंबे समय तक, नहीं तो आपको याद होने वाला नहीं। चलो आगे पढ़ते हैं दोस्तों। करा दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह, ये 1805 में हुआ था, दीवान वेलुथम्पी। और ये दीवान वेलुथम्पी का जो क्षेत्र रहा है केरल रहा है। केरल में एक जगह है त्रावणकोर, ठीक है, वैसे राजधानी केरल की तिरुवनंतपुरम है, बट त्रावणकोर वहां पे एक जगह है, वहां पर ये विद्रोह हुआ था। अच्छा कारण क्या था दोस्तों, तो लिख रहा है त्रावणकोर के महाराजा ने वेलेजली की सहायक संधि से तथा अंग्रेज रेजिडेंट के धृष्टतापूर्ण व्यवहार से असंतुष्ट होकर के इस आंदोलन को चलाया था, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। उसी समय वेलेजली, जिसको बंगाल का शेर कहा जाता था, उसने क्या चलाया था, सहायक संधि का कॉन्सेप्ट लाया था, ठीक है। और यहां पर सहायक संधि के तहत यहां के महाराजा के ऊपर जबरदस्ती नियम कानून थोपे जा रहे थे, जिसकी वजह से यह आंदोलन हुआ था। वैसे आपकी परीक्षा में इतना अंदर जाकर के पूछने वाला नहीं है। सन्यासी विद्रोह आप याद रखेगा, पागलपंथी विद्रोह आप याद रखेगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1813 से लेकर 1833 के बीच में पागलपंथी विद्रोह हुआ है। कैसे याद रखा जाए सर, इसको याद कैसे रखा जाए, तो 1813 में दोस्तों चार्टर एक्ट आया था, आपको याद होगा ना, 1813 में चार्टर एक्ट आया था जो हर 20 साल पे अपडेट होता था। इसके पहले 1793 में चार्टर एक्ट आया था, अभी 1813 में आया था, इसके बाद 1833 में आएगा, ठीक है। तो हर 20 साल पे चार्टर एक्ट जो होता था वो अपडेट होता था। 1813 में क्या खास बात था चार्टर एक्ट का, तो आपको याद होगा दोस्तों, चीन के साथ कुछ व्यापार होते थे उनको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट था। प्लस दोस्तों 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें सबसे बेकार या पागलों वाला जो काम हुआ वो ये हुआ, ऐसे याद रखिए, पागलों वाला काम यानी पागलपंथी, ठीक है, तब आपको जाके याद रहेगा। कोरिलेट में कर रहा हूं, सुनिए, 1813 के चार्टर एक्ट में यह आया था कि अब ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश हो रहा है, ठीक है, और वो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये तो पागलपंथी वाला काम था ना, हिंदू देश में आकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार क्यों करना, लेकिन 1813 में ऐसा हुआ, ठीक है, तो याद रखेगा, उससे आप कोरिलेट करके समझ सकते हैं कि 1813 में ये पागलपंथी विद्रोह हुआ था। देखो आप अगर कोरिलेट करके नहीं पढ़ोगे तो कभी भी इस तथ्य को याद नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं याद कर पाओगे, तो इसको आप ध्यान से देखते जाओ, पढ़ते जाओ। नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो करमशाह और टीपू थे, ठीक है, और इसका प्रमुख क्षेत्र क्या है, ये टीपू सुल्तान नहीं है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो चुकी है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो चुकी है 1799 में। ये वो टीपू सुल्तान है, टीपू नाम का एक व्यक्ति था, ये पूर्वोत्तर भारत यानी असम से बिलोंग करता था, ठीक है। करा यह अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, इन्होंने जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ आकर के विद्रोह किया था, पागलपंथी विद्रोह, ठीक है। आगे देखिए पाइप विद्रोह, पाइप विद्रोह नहीं दोस्तों, यहां पे होना चाहिए पाइका विद्रोह, ठीक है, पाइका विद्रोह, ये मिसप्रिंट है तो जरा इसको सही कर लीजिएगा। पाइका विद्रोह यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पाइका विद्रोह ये 1817 में हुआ था। चलिए 1817 की कुछ खास बातें बताइए, इतिहास पढ़ते समय यही तो मजे वाली बात होती है, ठीक है, कि आप कुछ खास बातें हमसे कर सकते हैं। बताइए 1817 में क्या हुआ था, कुछ आगे पीछे भी आप सोच के बता सकते हो, इतिहास में इतनी बातें तो आपको याद हो गई होगी ना, ठीक है। अच्छा एक चीज और कहना चाहूंगा आप सभी से, आज क्लास मेरी थोड़ी लेट हो गई और मुझे लगता है बहुत सारे लोग परेशान भी हो गए होंगे कि नितिन सर की क्लास टाइम से नहीं आ रही है, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ी प्रॉब्लम हो गई हमारे यहाँ पर। प्रॉब्लम ये हो गई है कि अभी विकास सर जो आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं वो कोविड पॉजिटिव हो गए, ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो गया था और मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बट हाँ अभी मैं कंफर्ट हूँ। थोड़ी सी दिक्कत है, आपको बातचीत करने से लग रहा होगा कि नहीं नितिन सर उतने ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं है, तो अभी विकास सर की रिपोर्ट आज ही आई है। वैसे
शेयर करना है उचित नहीं है, बट हाँ मैंने शेयर कर दिया क्योंकि मुझे छिपाने की और इस तरह से कोई आदत नहीं रही है, ठीक है। तो आप लोग जो है थोड़ा दुआ करिएगा कि सर जल्दी ठीक होकर के हमारे बीच में आ जाए। आ भी जाएंगे, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है आपको 2-4-5 दिन के लिए दिक्कत का सामना करना पड़े, लेकिन आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लासेज आपको टाइम से दी जाएंगी। कोशिश किया जाएगा कि आपको जो है पॉलिटी के साथ साथ आपका जो कंप्यूटर वाला सेगमेंट है या करंट अफेयर का जो सेगमेंट है तब तक वो चीज़ें आपकी स्टार्ट कर दी जाए, क्योंकि विकास सर अभी तो आपको पता होगा कि होम क्वारंटीन उनको होना ही पड़ेगा, ठीक है, और ऐसे में क्लास लेना भी संभव नहीं है। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा एनर्जेटिक मैं कम महसूस कर रहा हूँ, लेकिन हाँ पढ़ाने में आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होगी, ठीक है। तो आप आराम से पढ़ते रहिए और इत्मीनान से पढ़ते रहिए। बड़ा मेहनत करना पड़ता है, ज़िंदगी संघर्षपूर्ण है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता कुछ करना, लेकिन निर्णय लेना, काम करना और एक सिस्टम के तहत चलना, ठीक है, वो सब एक जो है टिपिकल वर्क होता है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है पाइका विद्रोह। 1817 की बात करें तो यहाँ पर आपने नाम सुना होगा राजा राम मोहन राय जी का, ठीक है। 1815 में दोस्तों राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किया था, ठीक है। उसी समय उनके द्वारा वेदांत कॉलेज भी खोला गया था और इसके अलावा आपका हिंदू कॉलेज भी बनाया गया था। तो ये सब याद रखेगा, वहीं से संबंधित है 1817, ठीक है। पाइका विद्रोह हुआ था, बक्सी जगबंधु जी संबंधित थे उड़ीसा से, उन्होंने यह विद्रोह किया था, ठीक है। और अभी 2 साल पहले पाइका उत्सव भी मनाया गया, क्योंकि 100 साल जब इसका पूरा हुआ था तब मनाया गया था, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। बहावी विद्रोह दोस्तों अक्सर करके आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, बहावी विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। बहावी विद्रोह, ये विद्रोह 1820 से लेकर 1870 तक एक लंबे अरसे तक चला, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कई सारे विद्रोह तो ऐसे हैं जो साल 2 साल में हो जाते हैं, कई सारे ऐसे विद्रोह हैं जैसे हमने शुरुआत में देखा सन्यासी विद्रोह, हमने पढ़ा सन 1770 से लेकर 1800 तक चला, यानी 30 साल तक ये विद्रोह चलता रहा, ठीक है। तो ऐसा कैसे सर, कैसे पॉसिबल है? वो विद्रोह तो 30 साल तक है, बहावी विद्रोह 50 साल तक है। देखो 1820 से लेकर 70 तक, ठीक है, तो 50 साल हो गया ना। तो सर ये पॉसिबल कैसे है, कैसे पॉसिबल है? दोस्तों पॉसिबल इस तरीके से है, ये जो विद्रोह होता था, लोग जो है अंग्रेजी नीतियों से या किसी न किसी तरह के जमींदारों से लोग असंतुष्ट होकर विद्रोह करते थे। और विद्रोह जैसे एक जमीनी झगड़ा होता है ना, किसी के परिवार में जो झगड़ा होता है लंबा चलता है, 25-30 साल 40 साल तक झगड़ा चल रहा है, वैसे ही होता था। तो लोग असंतुष्ट होकर के इस तरह का कार्य करते थे। यहाँ पर नेतृत्व किया था दोस्तों सर अहमद राय बरेलवी ने, ठीक है, इनके द्वारा नेतृत्व किया गया। प्रमुख क्षेत्र पटना था, दक्षिण भारत तक फैला हुआ था, हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, बंबई, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये वहावी विद्रोह करा। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को प्रबल तथा गंभीर चुनौती बहावी आंदोलन ने दिया। यह 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। 1860 के बाद अंग्रेजी सरकार ने इसके दमन का प्रयास किया और अंतिम समय आते आते तक में दबा भी दिया, ठीक है। यानी 1830 से लेकर के 20 से लेकर के 1870 तक यह आंदोलन जो है एक बड़े क्षेत्र में चलता रहा, बहावी आंदोलन, तो नाम याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह दोस्तों 1831-32 के दौरान हुआ था, कम समय तक चला था कोल विद्रोह, ठीक है। तो याद रखेगा इसके नेतृत्वकर्ता सुरगा और सिख थे, ठीक है, सुरगा और सिख। ये छोटा नागपुर वाला जो क्षेत्र है वहां पे चलाया गया था कोल विद्रोह, खास करके आपका झारखंड वाले बेल्ट पर, ठीक है। करा कोलों की जमीन को मुस्लिम कृषकों और सिखों को देने के लिए यह विद्रोह किया गया था। कोल दोस्तों, कोल जनजाति का नाम भी आपने सुना होगा, उन्हीं के द्वारा विद्रोह चलाया गया था। जिस तरह से मुंडा विद्रोह चलाया गया था ना बिरसा मुंडा के द्वारा, उसी तरह से कोल विद्रोह है। इसके बाद है फराजी विद्रोह। यह 1838 से लेकर के 1857 की जब क्रांति थी ना तब तक चला है फराजी विद्रोह। लिख रहा है कि प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? दादू मियां थे, ठीक है, और प्रमुख क्षेत्र बंगाल था। यह विद्रोह जमींदारों के विरोध में था, ठीक है। संथाल विद्रोह, यह परीक्षा में अक्सर करके पूछा जाता है। लोग सन्यासी विद्रोह और संथाल विद्रोह में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। दोस्तों सन्यासी विद्रोह पहला विद्रोह था, 1770 से लेकर 1800 तक चला था, जबकि यहां पर संथाल विद्रोह की बात करें तो ये 1857 की क्रांति के आसपास में स्टार्ट हुआ था, 1855 से 56, ठीक 1 साल पहले की घटना है। लेकिन इसके नेतृत्वकर्ता सिद्धू और कान्हू थे, ठीक है, और यहां पर बिहार और झारखंड में यह फैला हुआ था। संथाल एक जनजाति, जैसे कोल विद्रोह हुआ था, मुंडा विद्रोह हुआ था, वैसे संथाल जनजातियों के द्वारा संथाल विद्रोह किया गया था। यहां पर भी पुलिस के दमन और जमींदारों के साहूकारों के द्वारा जबरन वसूली के विरुद्ध में यह विद्रोह किया गया था, ठीक है। कूका आंदोलन दोस्तों ये 1860 में हुआ था, यानी 1857 की क्रांति समाप्त हो चुका था। भारत में अब वायसराय का पद आ चुका था, उसके बाद जाकर के कूका विद्रोह हुआ है, ठीक है, 1860 से 1870 के बीच में। भगत जवाहरलाल और राम सिंह कूका पंजाब के रहने वाले थे,
उनके द्वारा ये विद्रोह चलाया गया था। कर सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को समाप्त करने के लिए ये कूका विद्रोह चला था। इसी संबंधित एक और विद्रोह है कुकी विद्रोह। कुकी विद्रोह मणिपुर और पूर्वोत्तर भारत में चला था, तो उसको याद रखेगा, गलती से कूका और कुकी में कंफ्यूजन मत लाइएगा, ठीक है। कूका विद्रोह यहां पर है। ताना भगत आंदोलन दोस्तों ये तो काफी बाद में चलता, 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू होता तब ताना भगत आंदोलन है। जतरा भगत, बलराम भगत दो बंधु रहते हैं, भाई बंधु रहते हैं, ठीक है। इनके द्वारा छोटा नागपुर में यह विद्रोह स्टार्ट किया जाता है। आदिवासियों द्वारा लगान दर में वृद्धि और चौकीदारी के विरुद्ध यह आंदोलन स्टार्ट किया गया था, ताना भगत, ठीक है। नौसेना विद्रोह ये तो 1947 के समय में 1946 में स्टार्ट हुआ था, एक साल पहले, ठीक है। 1946 में बंबई में हुआ था नौसेना विद्रोह। क्यों हुआ था? तो भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों की तुलना में वेतन भत्ते और उनके साथ भेदभाव का आरोप था, इस वजह से नौसेना विद्रोह हुआ था। ये तो प्रमुख विद्रोह रहे। अब परीक्षा में आपसे दोस्तों कुछ प्रमुख किसान विद्रोह भी पूछा जाता है। किसान आंदोलन मतलब ऐसे आंदोलन जो किसानों के द्वारा शुरू किए गए थे, किसान आंदोलन कहलाते हैं, ठीक है। तो उसको जरा ध्यान दीजिएगा। इस आंदोलन में दोस्तों नील विद्रोह का नाम आता है, ठीक है। नील विद्रोह करा, नील विद्रोह की पहली घटना बंगाल के, पश्चिम बंगाल के, ठीक है, नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में 1859 में हुई थी, ठीक है। 1859 में दोस्तों, 1860 में कूका वाला भी हुआ था ना, आप उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और 1856 में, 56 से 57 के दौरान, अभी हम लोगों ने 55-56 में यहां पर कौन सा हुआ था, तो याद रखिएगा संथाल विद्रोह था ना, तो ये सब याद रखिए, ठीक है। ये 1859 में विद्रोह हुआ था, नील विद्रोह। और यहां पर दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास दो बंधु थे, उनके द्वारा विद्रोह स्टार्ट किया गया था। इस विद्रोह की चर्चा हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था इसमें, और वर्णन भी हुआ है। कारण नील विद्रोह के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है, ठीक है। तो नील विद्रोह दोस्तों ये जो नील की खेती होती थी उसके विरोध में किया गया था, तो इसको भी याद रखेगा। एक और विद्रोह है पावना विद्रोह। अब देखिए, जितना आपका शुरुआती विद्रोह था उसके बाद में जाकर स्टार्ट हो रहा है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह दोस्तों 1773 से 76 के बीच में हुआ था। आपको कुछ याद आ रहा होगा, 1875, ठीक है। 1875 में साइंटिफिक इंडिया सोसाइटी का स्थापना हुआ था, ठीक है। आर्य समाज का स्थापना भी हो चुका था, तो उसको याद रखेगा। उसी के समय में ये पावना विद्रोह है। पावना कृषक विद्रोह के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय और शंभूपाल थे। पावना विद्रोह का समर्थन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, देखिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वर्णन एक बार हम और पढ़ चुके हैं कि इनकी जो पुस्तक थी उसमें इन्होंने सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया, ठीक है। आनंद मठ में, इन्हीं किताब थी आनंद मठ ना, जिसमें इन्होंने सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया। तो याद रखेगा ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और सीआर दत्त ने किया था। ये अभी इन्होंने समर्थन किया जब इन्होंने जिसका वर्णन किया है सन्यासी विद्रोह का, उस समय इनका जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय इनका जन्म, तो जन्म से पहले की कहानियों का वर्णन किया अपनी किताबों में। और समर्थन की बात करें तो याद रखेगा पावना विद्रोह का समर्थन इन्होंने किया है। करा, इस विद्रोह का समर्थन गवर्नर कैंपबेल ने भी किया था। चंपारण सत्याग्रह, यह भी एक किसानों का आंदोलन था। जब राजकुमार शुक्ला लखनऊ आए हुए थे और महात्मा गांधी जी को बुलाकर कहां लेके गए थे, बिहार लेके गए थे। बिहार के चंपारण में तीनकटिया पद्धति के माध्यम से नील की खेती किसानों से जबरदस्ती कराई जाती थी, और वहीं पर महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह भी शुरू किया था। तो 1917 में यह हुआ था, तो इसको याद रखेगा, ठीक है। ठीक है, ये सारी चीजें आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। करा खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह दोस्तों 1918 में हुआ था। देखिए, चंपारण वाला 17 में हुआ था, खेड़ा वाला 18 में हुआ था, ठीक है, इसको याद रखेगा। इसके बाद खिलाफत वाला 19 में हुआ था, असहयोग 20 में हुआ था, चौरी चौरा 22 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 में हुआ था, ठीक है, ये सब याद रखेगा। करा, गांधी जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह था। वैसे कहा जाता है किसानों के लिए जो पहला सत्याग्रह किया गया था गांधी जी के द्वारा, वो चंपारण में किया गया था, लेकिन खेड़ा सत्याग्रह को बड़ी मान्यता मिली है, तो इसका नाम भी आप याद रखेगा। कई किताबों में मिलता है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चंपारण उनका पहला सत्याग्रह था, जबकि कई किताबों में मिलता है खेड़ा उनका पहला सत्याग्रह था। एज ए टीचर अगर आप हमसे पूछोगे कि सर क्या याद किया जाए, तो मैं तो कहूंगा पहले दोनों याद रखो। अब बात आती है कि सर दोनों में से बेस्ट क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले भूख हड़ताल का प्रयोग महात्मा गांधी जी ने चंपारण में किया, अनशन पे बैठे, लेकिन सत्याग्रह का जो नाम आता है वो खेड़ा के साथ आता है। तो दोनों आप इस तरह से याद रखेगा। करा, खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल भी मौजूद थे, ठीक है। अवध किसान सभा। अवध किसान सभा दोस्तों 1920 से संबंधित है, और यहां से आपने नाम भी सुना होगा। अवध किसान सभा का गठन 1920 में बाबा रामचंद्र के प्रयास से प्रतापगढ़ में किया गया था, ठीक है, प्रतापगढ़ में, जबकि अवध में है और प्रतापगढ़ दूर है, लेकिन फिर भी ये वहीं से संबंधित है। प्रतापगढ़ का रूड़ गांव इस समय किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। यहां नाई धोबी चंद नामक प्रसिद्ध आंदोलन चलाया गया था। इस क्षेत्र में चलाए गए एका आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। मोपला विद्रोह दोस्तों 1921 में हुआ था।
देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, वो तो जलियांवाले बाग कांड के खिलाफ किया गया था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, जबकि मोपला विद्रोह ये 1921 में हुआ और केरल में हुआ है। कहां पर हुआ है? केरल में, ठीक है। इसके पहले केरल में त्रावणकोर के राजा ने विद्रोह किया था, ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा, वेलुथम्पी ने, ठीक है, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, करा यह विद्रोह केरल के माराबार के काश्तकारों का जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह था। मोपला विद्रोह का समर्थन खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व में नेता शौकत अली और 2 भाई बंधु थे, शौकत अली, ठीक है, और गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन लोगों ने भी किया था, ठीक है, तो याद रखिए, अली बंधु का नाम आता है यहाँ पर। बारदोली सत्याग्रह दोस्तों, यहीं पर इस आंदोलन का वैसे नेतृत्व तो वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, और बारदोली की महिलाओं ने महात्मा गांधी के माध्यम से इनको सरदार की उपाधि भी दे रखा था, ठीक है, तो याद रखेगा 1928-30 के दौरान बारदोली सत्याग्रह हुआ था, ध्यान दीजिएगा। 1928 में ही साइमन कमीशन का विरोध भी शुरू हुआ था, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इतनी टॉपिक दोस्तों समाप्त होता है, तो मैं आगे बढ़ता हूं आपको लेकर के सामाजिक धार्मिक कुछ संस्थाएं थी, उन संस्थाओं के बारे में आपको बताता हूं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिख रहा है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय जी ने किया है। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक उस समय कौन था? गवर्नर जनरल था, और इनका प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? कलकत्ता। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? ये ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? लिख रहा है, इन्हें आधुनिक भारत का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, बहुत कुछ कहा जाता है, तो आपको पता होगा इनके बारे में। कहा कि इन्होंने जाति प्रथा, सती प्रथा और मूर्ति पूजा का विरोध किया, और 1815 में आत्मी सभा का भी गठन किया। आपको पढ़ाया हूं अच्छे से, आपको याद भी होगा। 1816 में दोस्तों कलकत्ता में इन्होंने एक हिंदू कॉलेज की भी स्थापना किया। वैसे इसका नींव जो 1815 में ही रख दिया गया था। इन्होंने उपनिषदों का अंग्रेजी भाषा में रूपांतरण भी किया, और भारत में पत्रकारिता का जन्मदाता भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड गए हुए थे अकबर द्वितीय का पेंशन लेने के लिए, और उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय जी के बारे में आप याद रखेगा। इसके बाद दोस्तों आता है आदि ब्रह्म समाज, ठीक है। आगे चल के दोस्तों ब्रह्म समाज 2 हिस्सों में विभाजित हो जाता है। एक है ब्रह्म समाज, एक का नाम पड़ता है आदि ब्रह्म समाज। 1865 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई है। यहाँ पर केशव चंद्र सेन का नाम सुना होगा। शुरुआती समय में केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से ही जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में उनको ब्रह्म समाज से बाहर निकाल दिया गया कुछ कारणोंवश। क्यों बाहर निकाला गया? उसके पीछे एक छोटा सा रीजन था कि दूसरे धर्म के व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ करके, जैसे मान लीजिए कि ब्रह्म समाज में जो व्यक्ति आता था वहां मूर्ति पूजा का विरोध था, तो इन्होंने क्या किया, पारसियों को, मुस्लिमों को भी ब्रह्म समाज से जोड़ा, और जोड़ने के बाद उनको अपनी धार्मिक ग्रंथि पढ़ने की इजाजत भी दे दिया, जबकि यह ब्रह्म समाज के उद्देश्यों के खिलाफ था, ठीक है। इसलिए केशव चंद्र सेन को पदच्युत कर दिया गया, और इसके बाद केशव चंद्र सेन ने अपना एक नया संस्था बनाया, आदि ब्रह्म समाज, 1865 में, ठीक है। तो सॉरी, ये तो बाद में ये बाद में बनेगा, ठीक है। अभी यहां पर याद रखेगा देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, उनका एक ब्रह्म समाज बन गया। ये एक आदि ब्रह्म समाज हो गया, क्योंकि डिवाइड होने के बाद जो ब्रह्म समाज था उसका नाम बदल दिया गया आदि ब्रह्म समाज, यानी पुराना वाला ये है, और उनकी तरफ से एक नया ब्रह्म समाज लाया गया केशव चंद्र सेन जी की तरफ से। यहाँ पर देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे उस समय मुख्य पद पर ही थे, इन्होंने ही केशव चंद्र सेन जी को बाहर निकाला था, अपदस्थ किया था, ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों और भी बाद में हुआ, 1878 में हुआ है, ठीक है। ये वही साल है जिस साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। कुछ याद आपको? देखिए, कोरिलेट करके घटनाओं को पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान किसका? आपका, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आनंद मोहन बोस ने यहां पर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किया। करा इसके पहले अध्यक्ष आनंद मोहन बोस थे, जबकि इसकी स्थापना ब्रह्म समाज टूटने से हुआ था, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुआ है। कई लोग इससे मिले जुले थे, जैसे इसमें जो मुख्य नाम आता है वो एक तो आता आत्माराम पांडुरंग का, दूसरा आता है एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे का नाम आता है। बंबई इसका प्रमुख क्षेत्र था। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बंबई में इसकी स्थापना की गई थी, तो इसको याद रखेगा। करा इसके द्वारा स्थापित दलित जाति मंडल और दक्कन शिक्षा सभा जो है उस समय सबसे सराहनीय कार्य कर रहे थे, ठीक है। तो दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी का स्थापना भी यमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे ने किया है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। आर्य समाज की बात करें तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने किया। दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, यानी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने किसी कारणवश अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, एक बार फिर से वो हिंदू धर्म में आ सकते हैं, उनका शुद्धिकरण किया जाएगा। तो शुद्धिकरण आंदोलन भी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा चलाया गया था। वेदों की ओर लौटो इनके द्वारा ही लाया गया था। आर्य समाज बंबई में इसकी स्थापना हुआ था, और पुनः वेदों की ओर चलो और हिंदुओं के लिए भारत का नारा बुलंद किया। 1824 में जन्मे दयानंद सरस्वती ने 1863 में
झूठे धर्मों की पाखंड खंडनी पताका लहराई। इस संस्था के द्वारा उन्होंने भारत में ईसाईयत के बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश की, क्योंकि आपको पता होगा 1813 में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश भारत में हो चुका था। ये वही समय था जब पागलपंथी आंदोलन किया गया था, हालांकि वो जमींदारों के विरुद्ध था, ठीक है, तो उसको याद रखेगा। तो यहाँ पर दे रहा दोस्तों, ईसाईयत को रोकने की कोशिश सबसे पहले अगर किसी ने आवाज बुलंद किया है तो दयानंद सरस्वती जी ने किया है। 1883 में इनकी मृत्यु हो गई। स्वामी जी की धार्मिक क्षेत्र में मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, आतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा और झूठे कर्मकांड और अंधविश्वासों को स्वीकार नहीं करते थे। ये पहले ऐसे सुधारक थे, ठीक है। इसके बाद नंबर आता है रामकृष्ण मिशन का, ठीक है। रामकृष्ण मिशन जो था दोस्तों, आपने विवेकानंद जी का नाम सुना होगा, उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। उनके नाम पर एक ट्रस्ट उन्होंने बना रखा था, रामकृष्ण मिशन, ठीक है। कब? 1896 में। ये वही वर्ष है दोस्तों, देखिए 1893 में वो शिकागो की यात्रा से लौट चुके थे, ठीक है। 1896 में पहली बार ओलंपिक भी खेला गया था, कुछ याद है? एथेंस में ओलंपिक हुआ था। ये वही साल है जिस साल अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी। ये वही साल है जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने पहली बार वंदे मातरम गाया था, ठीक है। तो याद रखें 1896। ये 3-4 फैक्ट आप जोड़ करके याद रखें। उसी साल रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुआ था, स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। वेल्लूर मठ है आपका पश्चिम बंगाल में, वहां पर इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य क्या था? लेकिन 1893 में शिकागो के धार्मिक सम्मेलन में भाग लेकर इन्होंने पाश्चात्य जगत को, यानी जो पश्चिमी देश थे जैसे इंग्लैंड था, अमेरिका था, उनकी बात कर रहा है, करा पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति के दर्शन से अवगत कराया। इन्होंने स्पष्ट किया कि वैसे धर्म में विश्वास नहीं करते जो किसी विधवा के आंसू न पोंछ सके या किसी अनाथ को रोटी न दे सके। और तब से लेकर आज तक रामकृष्ण मिशन यही कार्य करता है, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी स्थापना हुई। आगे चल के भारत में इसकी अध्यक्षा चुनी जाती हैं एनी बेसेंट जी। शुरुआत में तो इसके अलग मेंबर हैं, जैसे आपने मैडम HP ब्लाटवास्की का नाम सुना होगा, कर्नल LH अलकाट का नाम सुना होगा, और एनी बेसेंट जिन्होंने आगे चल के थियोसॉफिकल सोसाइटी को आगे बढ़ाया, ठीक है। न्यूयॉर्क इनका प्रमुख क्षेत्र था। भारत में 1879 में मद्रास के निकट अड्यार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया। 1888 में एनी बेसेंट इसकी सदस्य बनी और इसका प्रमुख उद्देश्य प्राचीन हिंदूवाद को पुनः स्थापित करना था और पुराने विधि विधानों का तार्किक व्याख्या करना था। जबकि नाम से आपको नहीं लगेगा, लेकिन हाँ याद रखिए, पुराने विधि विधान को फिर से एक बार लाना लोगों के बीच में, वो इसका मुख्य कार्य था। करा कि एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल, जो आपका मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई है, ठीक है, या उसमें योगदान दिया है, उसमें एनी बेसेंट का भी बहुत बड़ा योगदान था, तो इसको आप याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहनुमाई मजदायन सभा, यह सभा बनाई गई थी 1851 में, और फरदोंजी दादा भाई नरोजी जो कि एक पारसी व्यक्ति थे, इन्होंने मुंबई में इस सभा का स्थापना किया था। करा पारसियों के धर्म सुधार हेतु 1851 में रहनुमाई मजदायदा सभा की स्थापना बंबई में नरोजी, फरदोंजी दादा भाई नरोजी और अन्य लोगों ने मिलकर के किया, तो इसको भी याद रखेगा। रक्त गोप्तार दोस्तों इनकी एक पत्रिका का नाम था, जिसको भी याद रखेगा। देवबंद आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा। 1867 में देवबंद आंदोलन हुआ है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के क्षेत्र में, ठीक है। करम मोहम्मद कासिम नौतनवी, रशीद अहमद गंगोही, इन लोगों ने इसको स्टार्ट किया था, नेतृत्व करता थे। उद्देश्य क्या था? करा यह अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। यहां पर पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य संस्कृति का पूर्णतः विरोध था, ठीक है। तो एकदम भारतीयों के अंदर था। देवबंद आंदोलन के समर्थन में शिवाली नुमानी ने 1884 से 85 में नदवतल उलेमा और दारुल उलेमा की स्थापना भी किया था। तो अक्सर करके आपसे समय देखिए पूछा जाएगा, समय ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा आपसे परीक्षा में कुछ पूछा नहीं जाएगा। यह आपके सिलेबस से हट करके, आप ये मत समझिएगा कि आपको क्यों नहीं पढ़ाया जाता। देखिए आप इंपॉर्टेंट समझिए, हमें आपके परीक्षा को ध्यान में रख करके जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमें वो देनी है। अगर हम आपको PhD कराने के चक्कर में पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस कतई कवर नहीं हो सकता। ऐसे में मैं खुद ब खुद चीजों को देख रहा हूं और प्रॉपर तरह से स्ट्रेटजी बना करके मैक्सिमम कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहां से आएंगे ही आएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर एक बार आप सिलेबस कवर कर रहे हो ना, तो सिलेबस से बाहर कोई चीज जाने वाला नहीं है। आगे देखिए अहमदिया आंदोलन, ये तो 1889 में बहुत लास्ट में चल के हुआ था। 1889 में आपको याद होगा कांग्रेस की स्थापना हो चुका था, ठीक है। एलन ऑक्टेविलियन ह्यूम ने कांग्रेस का स्थापना किया था। डफरिन उसमें वायसराय था। WC बनर्जी, व्योमेश्वर बनर्जी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1885 में। 1889 की घटना बता रहा है, ठीक है। उस समय भी दोस्तों बंबई में इसका जो है अटेंड किया गया था। लिख रहा है कि संस्थापक थे मिर्जा गुलाम अहमद, ठीक है। प्रमुख क्षेत्र था गुरदासपुर, याद रखेगा। और उद्देश्य क्या था? अच्छा, गुरदासपुर कहां
पर है? पंजाब में। आप सभी जान रहे होंगे या नाम से आपको पता होगा। करा यह आंदोलन पंजाब के गुरदासपुर जिले के अंतर्गत कहां से हुआ था? कांदिया से हुआ था। मिर्जा साहब ने अपने सिद्धांतों में अपनी पुस्तक बाराहीन ए अहमदिया में संकलित किया, इसके बारे में बताया। मुसलमानों के उत्थान में सर सैयद अहमद खान का नाम सुना होगा, जिन्होंने आगे चल के साइंटिफिक इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाने में अपना योगदान दिया। ठीक है, इसके अलावा मौलवी चिराग ने भी अपना पूरा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे बहुविवाह के विरोधी थे और स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सतत प्रयासरत थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करें दोस्तों तो 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नींव रखा गया। सर सैयद अहमद खान इसके जो है संस्थापक अध्यक्ष थे। अलीगढ़ क्षेत्र था। इन्होंने अलीगढ़ में सबसे पहले, ये तो बाद में पड़ा, विश्वविद्यालय बाद में बना, सबसे पहले दोस्तों एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल की स्थापना यहाँ पर किया गया था। यही मुस्लिम स्कूल आगे चल के अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल में परिवर्तित हो गया। करा 1864 में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किया था। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के उद्देश्य से उन्होंने राजभक्त मुसलमान पत्रिका भी प्रकाशित किया था। विधवा आश्रम दोस्तों, जब जब विधवा आश्रम की बात आए या विधवाओं की बात आए, ऐसे में आप दो व्यक्तियों का नाम तो याद ही रखना। एक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दूसरे थे डीके कर्वे। अगर स्त्री शिक्षा, महिला शिक्षा की बात करें तो डीके कर्वे को याद रखना। अगर जो है बात करें किसकी, बाकी स्त्रियों की बात करें, विधवा विवाह की बात करें या विधवा आश्रम की बात करें, तो ऐसे में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को याद रखना। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को कानूनी मान्यता दी गई। उस समय लॉर्ड कैनिंग क्या थे? वायसराय थे। वायसराय नहीं, गवर्नर जनरल थे, तो उसको याद रखेगा। 1896 में, ये वही साल है जिस साल रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना हुआ था। ठीक है, याद रखेगा। तो और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गाया था। ठीक है, करा कि तब डीके कर्वे, पूरा नाम था डीके कर्वे, डीके कर्वे ने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुमूल्य प्रयास किया। 1899 में पुणे में एक हिंदू विधवागिरी की भी स्थापना किया। 1906 में बंबई में एक भारतीय महिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना किया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने किया था और उसी समय इस संस्था की स्थापना की गई थी। ठीक है, करा भारतीय जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इस संस्था को बनाया गया था। सोशल सर्विस लीग, ये 1911 में बना है। सर नारायण राव मल्लहार जोशी, जिसको NRM जोशी बोलते हैं। ठीक है, 1911 में बंबई में सामाजिक समस्याओं पर विचार हेतु सोशल सर्विस लीग की भी स्थापना हुआ था। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया है 1873 में, महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, यह आंदोलन दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए किया गया था। फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में और इसके अलावा सार्वजनिक सत्य धर्म और सत्य शोधक समाज जैसी पुस्तकों में इनका वर्णन किया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। यंग बंगाल आंदोलन दोस्तों ये 19वीं सदी में स्टार्ट हुआ था और हेनरी विलियम डेरोजियो ने इसको स्टार्ट किया था कलकत्ता में। बंगाल में युवा आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध था ये, और इसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा, रैयत माने किसान का, ठीक है, और सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों को रोजगार दिलाने से संबंधित यंग बंगाल आंदोलन किया गया था। तो इतनी चीजें अगर आप याद रखते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत परेशानी होने वाली। थोड़ी सी और चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। आधुनिक भारत में कुछ अन्य संस्थाएं बनी हुई थी, उन संस्थाओं के बारे में भी आप याद रखेगा क्योंकि परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे में आप याद रखें दोस्तों, आप इसको एक एक करके याद रखेगा। तत्वबोधनी सभा, मैंने आपको पढ़ाया था तत्व, और अंतिम में सारे तत्व जाकर के विलीन हो जाना है, तो याद रखेगा देवेंद्र। ठीक है, इंद्र यहाँ पे लिखा हुआ है, तो याद रखेगा तत्वबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था, कलकत्ता में किया था। ठीक है, इसके अलावा परमहंस मंडली, इसकी स्थापना 1840 में गोपाल हरि देशमुख ने बंबई में किया था। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में शिवदयाल साहब ने किया था। स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना भी 1861 में ही संत स्वामी नारायण जी के द्वारा दक्षिण भारत में किया गया। साइंटिफिक इंडिया सोसाइटी 1864 में सर सैयद अहमद खान ने किया, अलीगढ़ में किया था। ठीक है, इसके अलावा पूना सार्वजनिक सभा या दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी आप कह सकते हो, तो ये रानाडे ने और चिपलुकर ने मिलकर किया था 1870 में, पुणे में किया था। ठीक है, इन सभी तथ्यों को याद रखेगा। ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया, वैसे तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने किया था, बट ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया की स्थापना 1871 में श्री धरालू नायडू ने किया था मद्रास में। गौ रक्षणी सभा की स्थापना 1842
1882 में दयानंद सरस्वती जी ने किया था और अगले ही वर्ष इनकी मृत्यु हो गई 1883 में, ठीक है, 1875 में, ठीक है। अब बाकी चीजें आपको याद होगा, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा राष्ट्रीय समाज सुधार समिति 1887 में एमजी रानडे जी ने किया था। वायकोम सत्याग्रह ये 1924 से 25 में नारायण गुरु जी के द्वारा स्टार्ट किया गया केरल में। हिंदू महासभा जो बनी थी मदन मोहन मालवीय जी ने बनाया था 1915 में, ठीक है, और इसी के माध्यम से बेचू का स्थापना हुआ। विश्व भारती 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बनाया कलकत्ता में। तो इतनी चीजें दोस्तों आप याद रखेगा। आज के लिए इतना ही। तबियत थोड़ी सही नहीं है, इस वजह से मैं क्षमा चाहता हूं अगर किसी भी तरह की परेशानी आप सभी को हुई हो, ठीक है। आगे दोस्तों आपकी पूरी क्लास चलती रहेगी, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं है। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।